ओके, स्टार्ट करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं कुछ। छोटा सा टॉपिक है, जो चीज़ें हमको एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें पूछी जा सकती है इस चैप्टर से प्रॉफ एग्ज़ाम रिलेटेड, तो वो अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डे बनाया जाता है सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अभी प्रेजेंटली अमित शाह जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर ये मिनिस्ट्री आती है। एनडीआरएफ भी एक, अगर आपने सुना हो तो एनडीआरएफ होती है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, डिज़ास्टर कभी कोई इम्पैक्ट होता है, फ्लड हुई, अर्थक्वेक हुआ, कुछ भी डिज़ास्टर होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले एनडीआरएफ की फ़ोर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेंड होते हैं एनडीआरएफ वाले लोग, तो ये सब इन्हें सारी चीज़ें हैंडल करते आती है। अच्छा, एनडीआरएफ के जो चीफ़ होता है, वो डिज़ास्टर के टाइम पे एनडीआरएफ का चीफ़ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ओके, ये आती तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ही है, बट एनडीआरएफ का चीफ़ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, अब दो डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि हमें पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो जैसे कि एक है डेफिनेशन, डिज़ास्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो डिज़ास्टर इज़ ऑकरेंस ऑफ एनी अनवांटेड इवेंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी डेफिनेशन में आना ही चाहिए। डिज़ास्टर इज़ ऑकरेंस ऑफ एनी अनवांटेड इवेंट विच कॉजेज डैमेज, ecological disruption, economic or loss of lives or health, and requires outside help, assistance and response. This is the definition of disaster. ये अगर पूछी जाए तो हमें यही लिखनी है। फिर आते हैं हैज़ार्ड। हैज़ार्ड इज़ द पोटेंशियल, जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो पॉइंट, वो वर्ड आना ही चाहिए। हैज़ार्ड इज़ द पोटेंशियल टू कॉज डैमेज और डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। तो ये डेफिनेशन हो गई हैज़ार्ड की। दो बेसिक डेफिनेशन याद रखने की हैं यहाँ पे, उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें ध्यान देने की है नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन डिज़ास्टर साइकिल पे। अगर कोई एक चीज़ पूछी जाए कि डिज़ास्टर अगर मुझे पढ़ना है और अगर कोई भी सबसे छोटा टॉपिक मुझे बता दो, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि डिज़ास्टर साइकिल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो 95% चांस है कि डिज़ास्टर साइकिल से ही पूछा जाएगा। ठीक है, और आए तो भी डिज़ास्टर साइकिल तो लिखनी ही है, क्योंकि ये मस्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डिज़ास्टर साइकिल में कोई एक डिज़ास्टर इम्पैक्ट हुआ, डिज़ास्टर इम्पैक्ट होने के बाद सबसे पहले स्टार्ट होता है इमरजेंसी रिस्पांस फेज़। एक डिज़ास्टर इम्पैक्ट हुआ, इमेजिन करो कि एक अर्थक्वेक हुआ या कोई फ्लड हुई। ठीक है, सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस फेज़ चालू होगा, वहाँ पे से लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको बचाना, लोगों की जान बचाना सबसे पहला डिज़ास्टर इम्पैक्ट से बचाना लोगों को, ये सबसे पहला इमरजेंसी रिस्पांस फेज़ में आता है। ठीक है, फिर आती है रिहैबिलिटेशन फेज़, जो लोग इनको मेडिकल अटेंशन दिलाना। ठीक है, जैसे कोई अर्थक्वेक हुआ तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के सर पे चोट लगी, किसी को ड्रेसिंग की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें रिहैबिलिटेशन फेज़ में आएगी। थर्ड आती है वल्नरेबल असेसमेंट एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स। तो वल्नरेबल असेसमेंट एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स, ये जो चीज़ है, मिटिगेशन रिस्पॉन्स को अपन समझते हैं। तो मिटिगेशन रिस्पॉन्स यानी क्या होता है कि मेजर टेकन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लेजिस्लेचर इंटरवेंशन बिफोर अ डिज़ास्टर हैपन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मेजर्स लेना एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन द्वारा जो कि किसी डिज़ास्टर को होने से बचाएं। तो डिज़ास्टर को होने से बचाएं यानी डिज़ास्टर होने के पहले लेने वाले सारे मेजर्स, ये मिटिगेशन में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, अगर आपने सुना अभी थोड़े टाइम पहले की न्यूज़ में, तो जोशीमठ करके एक जगह है उत्तराखंड में, वो ज़मीन में धंसती जा रही है। वहाँ की बिल्डिंग्स में एक बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो वहाँ की ज़मीन धंस रही है। क्यों धंस रही है? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टूरिस्ट स्पॉट्स को क्रिएट करने के चक्कर में बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बना ली, जो कि वहाँ की लैंड को सूटेबल नहीं है। तो लैंड वहाँ की धंस रही है ज़मीन में, इसलिए जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनमें, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उनमें क्रैक्स आ रहे हैं, बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक मिटिगेशन अच्छे से नहीं होने का एक एग्जाम्पल हुआ है। तो क्या आता है मिटिगेशन में? प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, शहर में अगर एयरपोर्ट्स है तो उसके आसपास की घरों की जो हाइट है वो सेकंड मंजिल से या एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक गवर्नमेंट और मिटिगेशन, गवर्नमेंट या लेजिस्लेशन द्वारा लिए जाने वाला है।
बिल्डिंग कोड्स हो गई जो मैंने बताया। फिर कंडक्टिंग रेगुलर चेकअप्स, कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसके लिए रेगुलर चेकअप, जैसे कोई भी डिज़ास्टर इम्पैक्ट, जैसे फायर का ही एग्जांपल भी अगला है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स, तो कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस होने के पहले उनके ट्रायल्स रेगुलर चेकअप्स होना चाहिए कि मशीन्स ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि कभी इमरजेंसी पड़ी और वो मशीन ही चालू नहीं हुई, है ना। तो ये वाली चीज़ें हमें रेगुलर चेकअप्स उनका होना चाहिए, और फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी हमें बार बार रेगुलर चेकअप्स में करते रहना चाहिए। तो हो गया मिटिगेशन की आती है बात प्रिपेयर्डनेस की। प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट डिज़ास्टर इम्पैक्ट, क्योंकि लाइफ एंड डिज़ास्टर्स हमेशा चलते रहेंगे, तो हर बार एक डिज़ास्टर होने के बाद लाइफ में भी और रियलिटी में भी जब डिज़ास्टर होते हैं तो हर बार उसके बाद प्रिपेयर्डनेस की बात आती है। तो जब भी प्रिपेयर्डनेस के अंदर होगा, इसमें आएंगी अपनी चीज़ें, जैसे कि हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है ना, उन इक्विपमेंट्स को बनाना या उसको अपने पास रखना, उसका सप्लाई को सफिशिएंट बनाए रखना, लोगों को ट्रेन करना, ये सब प्रिपेयर्डनेस में आएगा। फिर आता है प्लानिंग। प्रिपेयर्ड कर लिया उसके बाद सिर्फ अपन बैठ गए, ऐसा नहीं होता। तो अलर्ट रहना, हर बार कभी नए डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, जैसे कोविड एक नया डिज़ास्टर था हमारे लिए, पर उसके लिए प्रिपेयर्ड होना, जैसे कि हमें प्रिपेयर्डनेस में हमें उसकी बहुत सारी पीपीई किट्स की ज़रूरत पड़ी थी, मास्क की ज़रूरत पड़ी थी जब हम प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए प्लानिंग करना और प्रिपेयर्डनेस हमें साथ साथ चलते हुए करते रहना चाहिए हर डिज़ास्टर होने के साथ में, ठीक है। तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हमने प्रिपेयर्डनेस से स्टार्ट करा। कोविड में इंटरेक्शन अपना प्रिपेयर्डनेस करी, पीपी किट्स का प्रिपरेशन बनाई, उसके अलावा प्लानिंग करी कि हम किस तरह से वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हॉस्पिटल्स बनेंगे शहर में। सभी हॉस्पिटल्स को कैटेगराइज करा गया रेड, ग्रीन और येलो जोन्स में, है ना। तो ये सब प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस के पार्ट आते हैं। तो इसी तरह से एक साइकिल चलती है पूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिज़ास्टर साइकिल। तो इसको अगर अपन ने एक बार समझ लिया ना, तो अब अपन इस सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें टाइम दिया। फिर आते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स पे। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स 3 तरफ फेज़ में होता है, प्राइमरी फेज़, सेकेंडरी फेज़ और टर्शरी फेज़। प्राइमरी फेज़ लास्ट फॉर 0 to 6 आवर्स, 0 आवर यानी जब इम्पैक्ट हुआ है वहाँ से 6 आवर्स तक। 6 आवर्स से 24 आवर्स सेकेंडरी फेज़ चल रही है और मोर देन 24 आवर्स टर्शरी फेज़ चल रही है। प्राइमरी फेज़ में 2 चीज़ें होती है, एक होता है ट्रायज, एक होता है रिवर्स ट्रायज। ट्रायज मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी जगह पे कोई अर्थक्वेक हुआ, है ना। अब अर्थक्वेक हुआ तो लोगों को चोट लगेगी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, बहुत सारे लोग के सर पे कुछ गिरेगा, तो उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है मेडिकल अटेंशन की। तो अब सारे के सारे लोग हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे। जब हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे तो उस टाइम पर हॉस्पिटल कैसे डिसाइड करे कि किसको पहले ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। अपने पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस हिसाब से हम यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव्स बचा सकें, इस चीज़ को बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन कलर कोडिंग, है ना। इन फेज ऑफ डिज़ास्टर इज़ कॉल्ड ट्रायज, ठीक। डेफिनेशन रफ सी डेफिनेशन बनाई है, ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं, बट ट्रायज में यही चीज़ें होती है, ठीक। तो इसके अंदर अपन ने प्रायोरिटाइज़ कराया 4 बेसिस पर। पहला है रेड जोन, रेड कैटेगरी दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशंस, जो कि जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अब भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हमारा प्राइमरी गोल है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को अगर उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर ली हमने, है ना, तो वो उसको बचाया जा सकता है। फिर सेकेंड हो गया येलो कैटेगरी दैट रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन, उसको अच्छा खासा एक ओपन वुंड फ्रैक्चर है, हमें उसे बचाना है, बट उसमें ब्लीडिंग नहीं है, अभी एकदम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वाला केस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लिया जा सकता है उसको बचाने के लिए, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। इट इज़ नॉट सीवियर एज दैट ऑफ द रेड कैटेगरी एंड बट इट इज़ रिक्वायर्ड, मेडिकल अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। ग्रीन जोन, ये वेट कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो वेट कर सकते हैं। भाई अब किसी को लगी, सिर्फ एब्रेजन हुआ है, वो रोते धोते आया कि यार मुझे तो पट्टी करानी है, भैया तो रुक जा, अभी हमारे पास क्रिटिकल केसेस हैं, हम पहले उन पे ध्यान देंगे। छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हैं, माइनर क्रैक्स हैं, ठीक है, ये सबको ग्रीन जोन में कैटेगराइज किया जा सकता है। और 4th कैटेगरी हो जाती है
ब्लैक जोन, जिसमें आते हैं डेड और मोरीबाउंड पेशेंट्स। इनको लीस्ट अटेंशन दिया जाता है। जो कि ब्रॉड डेड हैं इनको सबसे कम अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज और टाइम को इन पेशेंट्स पे नहीं गंवा सकते हैं ऐसी कंडीशंस में, है ना। इसलिए इनको ब्लैक कैटेगराइज करके लीस्ट प्रायोरिटी वाले केस में डाल दिया जाता है। एक और चीज़ होती है रिवर्स ट्रायज। रिवर्स ट्रायज दो कंडीशंस में यूज़ होती है, एक होती है वार्ड्स में और एक होती है बेड स्केर्सिटी में, जिसको स्क्रच भी बोलते हैं, ठीक है। अब वार्ड्स में क्या है, इसका कंसेप्ट ये है कि रिवर्स ट्रायज वार्ड्स में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वॉर चल रहा है। अब हमारा देश पाकिस्तान या दूसरे देश से वॉर कर रहा है, अब हमें चाहिए कि मैन फोर्स सबसे ज़्यादा हो, तो इसलिए क्या करा गया है, यहाँ पे हमने इस ट्रायज को रिवर्स कर दिया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जिसको छोटी मोटी चोट लगी है उसको ठीक करो ताकि वो वॉर में जा सके, ओके। फिर उसके बाद हम ध्यान देंगे थोड़ी बड़ी चोट वाले पे, इसको भी ठीक करो ताकि ये फिर वॉर पे जा सके। और फिर हम ध्यान देंगे रेड वाले पे, ठीक है यार, अब ये इसको बहुत सारी गोलियां लगी है, इसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बट हम अभी अपने पास टाइम कंस्टेंट है, हमें वॉर लड़ना है, ठीक है, तो हम इस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, ठीक है। ये वॉर जैसी सिचुएशन है, रिवर्स ट्रायज रूटीन में फॉलो नहीं होता, ट्रायज रूटीन में फॉलो होता है। रूटीन में फॉलो होना यानी डिजास्टर के टाइम ट्रायज फॉलो होता है, वॉर्स जैसी कंडीशंस में रिवर्स ट्रायज होता है। और सिमिलरली ब्लैक में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट्स वैसे ही डेथ है, ब्रॉड डेड है या उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस पर अटेंशन देने का उतना सेंस बनता नहीं है, क्योंकि हम वॉर लड़ रहे हैं, ठीक। फिर आती है सेकेंडरी फेज। इसमें हम प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, जैसे बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन हो गया, प्रोवाइडिंग अदर सेफ एरियाज़ टू लिव, है ना, उस डिज़ास्टर इम्पैक्ट से उनको सेफ प्लेसेस पे ले जाना, ये सब भी सेकेंडरी फेज में आता है, ठीक है। फिर आता है जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर एक फ्लड एरिया हो गया, जैसे कि 2013 में केदारनाथ में फ्लड आई थी, ठीक है। तो केदारनाथ में जब फ्लड आई तो सबसे पहला रिस्पांस हमने चालू करा कि जो भी लोग बच गए हैं हम उन पे सबसे पहले हॉस्पिटल्स में ट्रायज शुरू करा फर्स्ट 6 फेज़ में। फिर हमने उनको सेफ़ जोन्स में ले गए, हम सेफ्टी एरियाज़ में ले गए, है ना, ये सेकंड फेज़ में हो गया। थर्ड फेज़ की बात कर लें तो अपन यहाँ पे उनको हेल्पिंग एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि फूड, शेल्टर, ब्लैंकेट, सेफ़ वाटर। हम आसपास के पानी का क्लोरिनेशन कर देंगे, किस रिक्वायरमेंट किस लेवल तक, तो 0.7 से 0.9 ppm तक उसका कर देंगे। क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ करेंगे 2.5 फॉर 225 लीटर्स ऑफ वाटर के लिए। वेक्टर कंट्रोल करेंगे, आसपास पानी जमा है, हमें वेक्टर को बचाना है। पता चले कि फ्लड से तो बचा लिया, बट डेंगू, मलेरिया और दूसरी बीमारियों से वो पेशेंट्स मरने लगे, पेशेंट्स हो गए और वो लोग मरने लगे। इसके अलावा फिर वैक्सीनेशंस करेंगे। ऐसी कंडीशंस में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों में जल्दी मीज़ल्स पकड़ने लगता है, मीज़ल्स बहुत जल्दी से फैलता है और वो बच्चों को परेशान करता है, उनकी डेथ का कॉज करता है। फिर मेडिकल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हेपेटाइटिस बी और टिटनस के वैक्सीनेशंस, चोट लगी है, छोटी मोटी चोट लगी है बहुत सारे लोगों को, तो भी टिटनस फटाफट उनको देना प्राइमरी एड में आ जाता है, टर्शरी फेज़ में जिसको गिनते हैं। फिर अपने पास 3 चीज़ें हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन डिसीज़ कौन सी होती है एक डिजास्टर इम्पैक्ट में, दैट इज़ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। मोस्ट कॉमन आउटब्रेक कौन सा होता है डिसीज़ का, तो होती है मीजल्स। और मोस्ट कॉमन विटामिन कौन सा डिफिशियंस हो जाता है इस डिजास्टर इम्पैक्ट में, दैट इज़ विटामिन ए। तो इससे याद रख सकते हैं विटामिन ए और मीजल्स साथ साथ में चलता है। अगर आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी याद है, तो जब भी 9 मंथ्स और फिर 16 मंथ्स, है ना, 24 से 16 से 24 मंथ्स और फिर 5 साल, ये जब भी उसका शेड्यूल है ना, तो जो शेड्यूल मेरे को एग्जैक्ट तो भी ध्यान नहीं आ रहा है, पर जो उसका मीजल्स का शेड्यूल है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, मीजल्स और विटामिन है, ये तीनों को साथ में दिया जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसी से आएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।